हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज बेटा जी अपन डिस्कस करने वाले हैं सेम 21 सेशन जो है वो थ्योरी सेशन आपका किस किस का। एक तो स्टेट्स एंड एमआर, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स का है। ये दोनों के जो दोनों टॉपिक है वो आपके जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है। मतलब आप जेईई मेन का कोई भी आप ईयर का कोई भी मतलब सेशन उठा के देखोगे, हर एक सेशन के अंदर एक एक क्वेश्चंस आपको पक्का मिलता है। मतलब होता है क्या ना कि आपके हर एक क्वेश्चंस के 4 मार्क्स डिसाइड होते हैं। अब 4 मार्क्स यही देंगे आपको, 4 मार्क्स कोई आप बड़ा चैप्टर कर रहे हो उसका क्वेश्चंस तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा, है ना। मार्क्स तो सबके लिए रहता है, लेकिन ये इजी चैप्टर्स है तो ये चैप्टर्स तो आपके जो बच्चा जेईई मेन की तैयारी करना है उसके एकदम टिप्स में रहने ही चाहिए। वैसे तो हर एक चैप्टर टिप्स में रहने चाहिए 6 मार्क्स के लिए। एक तो आपका हो गया ये स्टेट्स, एक एमआर और एक आपने पहले पढ़ा होगा रिलेशन। इन ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जिनमें आपके जेईई मेन में हर एक साल एक ही क्वेश्चन पक्का आता है। तो आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो 4+4 मतलब 8 मार्क्स ये वाला वीडियो आपको दिलाएगा बेटा। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, मैं हर एक चीज आपकी यहां पे कवर करने वाला हूं। चलो देखो, आप सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग में देखते हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर बेटा कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले अपन वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिससे कि अपन को क्या मतलब रिजल्ट टाइप मिलता है। जैसे मैंने बोल दिया अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। इंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिससे अपन को कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं अपन, मतलब है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि सिट डाउन, इस टाइप से। या फिर नेक्स्ट अगर बात करें एक्सक्लेमेटरी, ऐसे स्टेटमेंट जिससे कोई अपन को रिएक्टिव स्टेटमेंट, जिससे अपन को कोई रिएक्शन मिलती है, अपन रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि व्हाट ए डे, एक मतलब रिएक्शन के साथ बोला ये, और ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं अपन। इंटेरोगेटिव मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसमें अपन को इंटेरोगेशन करते हैं, कोई क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, इस टाइप से हो गया, तो वो हो गया इंटेरोगेटिव। तो ये लिख दिया व्हाट आर यू डूइंग और ये क्वेश्चन मार्क। तो पहले सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, वो आपको पता रखना चाहिए। उसके बाद में इसमें सेकंड चीज आती है लॉजिकल कनेक्शंस। कुछ कनेक्टिविटी, अपन 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिविटी यूज करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में। क्या क्या है उसके बारे में बताता हूं मैं। फर्स्ट कनेक्टिव क्या यूज कर सकते हैं अपन, और यूज किया मैंने, ठीक है। और का साइन क्या यूज करेंगे, साइन अपन ये वाला यूज करेंगे, उल्टा सॉरी वी टाइप का, ठीक है। इसके लिए टर्म क्या यूज होती है, इसके लिए टर्म यूज होता है डिसजंक्शन। मतलब कहने का मतलब इस चैप्टर में अगर कहीं पे ये लिखा हो डिसजंक्शन तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ और की बात हो रही है। किस टाइप का है ये, बाइनरी टाइप का है। किस टाइप का है ये, बाइनरी टाइप का यूज करेंगे। सेकंड वाला कनेक्टिविटी, अगर मैंने एंड यूज किया तो उसको अपन सिंबल क्या यूज करेंगे, साइन तो यूज करेंगे उल्टा वी टाइप का। और कंजक्शन यूज करते हैं इसके लिए टर्म अपन, ठीक। और ये भी किस टाइप का है, बाइनरी। अच्छा, बाइनरी का मतलब ये हो गया कि ये जो सिंबल है वो कोई 2 स्टेटमेंट के बीच में ही ऑलवेज अपन अप्लाई करेंगे बेटा। थर्ड वाला अगर मैंने बोल दिया नोट, ठीक है, इसके लिए सिंबल क्या यूज करता है, मोस्टली अपन ये वाला सिंबल यूज करता है। कुछ जगह ऐसे एक लाइन भी बना देता है अपन, तो वो भी अपन काउंट में करेंगे अपन। नोट है ना, ये क्या होता है नेगेशन। नेगेशन अगर कहीं पे लिखा हो तो वो नोट यूज करना है अपने पास, कनेक्टिविटी। और ये क्या यूनियरी है, मतलब ये आपका एक अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वाला अगर मैंने लिख दिया इफ देन, तो ये इफ देन सिंबल इसके लिए ये वाला यूज करेंगे। ऐसे अपन एरो बना दिया। कुछ जगह ऐसे भी बना देते हैं क्या, मतलब डबल एक लाइन बना के जो अपन इंप्लाई साइन यूज करते हैं ना, वो वाला भी कुछ जगह यूज कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है इंप्लीकेशन। अगर कहीं पे इंप्लीकेशन लिखा हो तो उस माइंड में आना चाहिए कि हाँ उसकी बात चल रही है। और ये भी क्या है, बाइनरी टाइप का, 2 स्टेटमेंट के बीच में ही अपन यूज करने वाले हैं। फिफ्थ वाला अगर ऐसे लिखा हो इफ एंड ओनली इफ, इस टाइप से स्टेटमेंट यूज हो तो वो उसके लिए अपन ये डबल एरो यूज करते हैं दोनों तरफ, या फिर इस टाइप से भी यूज कर सकते हो ना, ठीक है। ये इंप्लीकेशन होता है सिंगल वाला, तो ये होता है बाई इंप्लीकेशन या फिर डबल इंप्लीकेशन बोल सकते हो, डबल इंप्लीकेशन।
और ये भी बड़ा क्या होता है, बाइनरी टाइप का होता है। तो पहला चीज, ये जितने भी टाइप के आपकी कनेक्टिविटीज है वो सबके सब माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब इन कनेक्टिविटी, सब कनेक्टिविटी का कैसा कैसा ट्रुथ टेबल बनता है उसके ऊपर अपन आते हैं, ठीक है। तो मैं सबका एक एग्जांपल लेते हुए ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने दो स्टेटमेंट लिए, एक पी लिया, एक क्यू लिया। अपन ऑलवेज ये लिखते हैं ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ये वाला लिखते हैं अपन, चार जो कंडीशंस होती है। अगर मेरे को किसी का नेगेशन निकालना है, किसी एक का नेगेशन निकालना, तो नेगेशन का तो सिंपल सा मतलब क्या है ना कि आप ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो, सिंपल। तो ये सबको ही मालूम है। तो मैं फॉल्स करूंगा, यहाँ पे पी के लिए कर रहा हूं तो पी वाला देखना है बस, इसको फॉल्स करेंगे और यहाँ पे क्या ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो जाएगा। नेगेशन बहुत ज्यादा ईजी है। फिर अगर मैंने और स्टेटमेंट निकाला, पी और क्यू, पी डिजंक्शन क्यू, है ना, इस टाइप से अगर मैं बोले, और के लिए क्या करना है ना कि अगर जब दोनों फॉल्स होंगे ना तभी ये फॉल्स मिलेगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स मिलेगा, बाकी सब केस में ट्रू होता है। मतलब आप उल्टे टाइप याद करके चलोगे ना तो ट्रूथ टेबल बहुत जल्दी बनेगी। पी और क्यू में फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स होता है, तो तब बना दो आप। फिर अगर मैं बात करूं पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू में मतलब ये ट्रू कब होगा, और वाला तो जब दोनों में से कोई एक चलेगा। एंड के लिए दोनों अगर ट्रू होगा ना तो ट्रू ट्रू दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाकी सब केस में ये फॉल्स रहता है, बाकी सब केस में ये फॉल्स रहता है। तो ये वाला बन के आ गया, ठीक है। अब जो बाकी दो बच्चे हैं बेटा, उनका मैं प्रूफ तो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक आप अभी से समझ लो। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला पॉइंट है बेटा, ध्यान देना। फर्स्ट मैंने लिखा नोट करके, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज, इसको पढ़ते कैसे, P इंप्लाइज Q या फिर P इंप्लीकेशन Q, कैसे भी पढ़ दो आप। इफ P देन Q, ऐसे भी पढ़ सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इसके लिए क्या होता है ना, ये मैं लिखूं, ये फॉल्स कब होगा, ये चीज याद रखो आप। ये फॉल्स कब होता है, जब आपका P तो ट्रू हो और Q फॉल्स हो। सर ये कैसे, आप ऐसे याद रखो, P इंप्लाइज Q में फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला जब फॉल्स दिखाई दे तभी जाके ये फॉल्स होता है, बाकी सब केस में ये ट्रू माना जाता है। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे आया वो तो अपन करेंगे आगे जाके, क्लियर करेंगे कैसे आया। अभी याद रख लो, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तब ये फॉल्स होगा, बाकी सारे केस में ट्रू होता है। तो आप देखो, फर्स्ट ट्रू मतलब P और Q पे देख रहे हैं तो इन दोनों को देखना है मेरे को। कलर अगर चेंज करके देखें तो और क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को देखना है मेरे को, इन दोनों में फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, तो ये वाला सिंबल मिल गया। इसमें यहां पे ये फॉल्स होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा, बाकी सब जगह ट्रू होगा। P इंप्लाइज Q में फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स पे ये फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू। और सेकंड वाला P डबल इंप्लीकेशन, P डबल इंप्लीकेशन, P डबल इंप्लीकेशन में क्या करना है, बोथ सेम। अगर जहां पे दोनों सेम दिखाई देना वहां पे ये ट्रू होता है। दोनों सेम का मतलब P और Q दोनों अगर ट्रू ट्रू है तो वहां पे ट्रू होगा, दोनों अगर फॉल्स फॉल्स है तो वहां भी आपका ट्रू होगा। P इंप्लाइज Q तो फॉल्स वहां पे जहां पे फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। P डबल इंप्लीकेशन Q वहां ट्रू होगा जहां पे दोनों आपको सेम टाइप के दिखाई देंगे। तो इसमें दोनों सेम टाइप के कौन कौन से, एक तो ये वाला तो यहाँ पे ट्रू, एक ये वाला दोनों तो यहाँ पे ट्रू, बाकी सब केस में फॉल्स। तो ये जो ट्रुथ टेबल बनाइए बेटा, ये ट्रुथ टेबल सबके एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और इसका रिजल्ट कहां से है वो तो मैं आपको आगे चल के क्लियर करने ही वाला हूं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब कुछ बच्चों में क्या होती है ना, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर नहीं ठीक है, ट्रूथ टेबल के थ्रू तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं मार के, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो एक दूसरा मेथड आपका सेट थ्योरेटिकल नोटेशन है, उसको मैं थोड़ा और बताता हूं, है ना। अपन फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर सेट थ्योरेटिकल नोटेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट मैं लेता हूं और या डिसजंक्शन टाइप का। तो इसमें देखो आप, इसमें मैंने और वाला सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में कैसे समझाएंगे अपन वो देखो आप। मैंने दो सेट बनाए, दो सर्कल बना दिए, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट P है, ये स्टेटमेंट Q है। ये रीजन 1 आ गया, ये रीजन 2 आ गया, या फिर एक अलग कलर से बता दो, ये रीजन 1 है,
ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ठीक है, और ये बार वाला रीजन 4 है। दो अगर स्टेटमेंट है तो 4 टाइप की पॉसिबिलिटी, 2 की पावर 2 होता है, अगर 3 होते तो 2 की पावर 3, 8 टाइप की पॉसिबिलिटी होती, जो अपन आगे कर लेंगे। 1 2 3 ये 4 टाइप के रीजन बन गए। अब सुनो बेटा ध्यान से मेरा पॉइंट, ये जो फर्स्ट सर्कल P है, सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में याद रखना, ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट P है उसके लिए ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के अगर अंदर कोई एलिमेंट मिलेगा तब तो P ट्रू होगा। कहने का मतलब ये जो सर्कल है P के लिए था, इसके लिए अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा वहां पे आपका P क्या होता है, ट्रू होता है, और इस सर्कल के बाहर क्या होता है, फॉल्स होता है। मतलब इस चीज को समझो आप, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये ट्रू होगा यहां पे, और अगर Q के लिए बात करें तो सर्कल के अंदर तो क्या होगा, ट्रू, और सर्कल के बाहर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं फर्स्ट वाले रीजन की बात करूं तो फर्स्ट वाला रीजन क्या है, P के अंदर है तो P तो ट्रू है, लेकिन Q के क्या है, बाहर है, तो Q क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला रीजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्या आ जाएगा, P एंड नेगेशन Q, P तो सही है एंड नेगेशन Q। सेकंड वाले रीजन की बात करें, सेकंड वाला रीजन क्या है, P के भी अंदर है, Q के भी अंदर है, दोनों के अंदर है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, P एंड Q लिख देंगे। थर्ड वाला रीजन की बात करें, थर्ड वाला रीजन में क्या है, Q के तो अंदर है लेकिन P के बाहर है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, Q एंड नेगेशन ऑफ P। और फोर्थ वाले के लिए बात करें तो फोर्थ वाला रीजन क्या, दोनों के बाहर है, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इस टाइप से अपन लिख सकते हैं इसको। बोलो लास्ट में अगर अपने पास आंसर, अगर अपन सेट थ्योरेटिकल नोटेशन से किया, अपने पास अपन इसको डिनोट कर दिया है ना, रीजन वाइज डिनोट कर दिया, फर्स्ट रीजन मिला तो अपन बोलेंगे P एंड नेगेशन Q। जैसे ये समझो आप, अगर मैं ट्रुथ टेबल ऐसे बनाया, ये ट्रुथ टेबल बनाया अपन ने, ये P, ये Q, ये P और Q, ठीक है। यहाँ पे ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है। मतलब यहां पे ये फोर्थ वाला रीजन, फॉल्स फॉल्स कब होता है, जब फोर्थ वाला आता है, तो फोर्थ वाला रीजन ना आके ये जो इतना पार्ट शेडेड रीजन बना रहे हैं ना मैं, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन किसको बताएगा, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन बताता है P और Q को बताता है। ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन किसको बताएगा, P और Q को बताएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये F नहीं आ रहा, F का मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक। दूसरा, इस चीज से आप ये भी समझ सकते हो बेटा, नोट करके अगर मैं लिखूं फर्स्ट कि P का मतलब क्या है, P का मतलब कौन कौन से रीजन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड रीजन। Q का मतलब कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड रीजन आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड रीजन, है ना। तो अब अगर मैं पूछूं नेगेशन P, नेगेशन P मतलब इस रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन, नेगेशन मतलब वो नहीं होनी चाहिए, तो 1 2 नहीं होगी, फिर कौन सा होगा, 3 4 होगा, तो 3 4 हो गया, ठीक। नेगेशन Q अगर बोले, नेगेशन Q में क्या आ जाएगा, नेगेशन Q के अंदर मतलब Q वाले छोड़ के 2 3 छोड़ के कौन सा बचा, 1 4, तो यह आ जाएगा 1 4 आ गया। अब सुनो ध्यान से और पॉइंट, अगर मैं कोई दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा रहा हूं, अगर मैं कोई दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा रहा हूं, तब तो अपन कॉमन चेक करेंगे, एंड मतलब कॉमन, वही चीज सिंपल। तो P और Q के बीच में कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2, तो ये सेकंड रीजन किसको बताएगा, P एंड Q को बताएगा, और यहां भी मैंने यही लिखा हुआ था, ये तो मैंने आपको बाहर और अंदर बाहर को मान के ये चीज लिखा हुआ था। सिंपल अगर मैं ऐसे ही पूछूं आपको, नेगेशन P कर दिया और Q कर दिया, और का मतलब होता है मिला के लिखना, यहां पे अगर एंड लिखा हुआ था तो कॉमन, और मतलब मिला के लिखना, तो नेगेशन P, ये नेगेशन P है, ठीक है, और Q है, इन दोनों को मिला के लिखो बेटा, इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे आप सारे के सारे रीजन लिख सकते हो दोनों सेट के लिए, कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, अगर मेरे को एंड के लिए लिखना है तो एंड के लिए तो आप सिंपल अभी लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा। एंड के लिए क्या करेंगे अपन, सिंपल
ये दो स्टेटमेंट है, ये P है, ये Q है, तो ये जो बीच वाला आता है ये एंड को बताएगा, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मैंने अभी बताया था ना एंड के लिए कौन सा होता है, ये बीच वाला, ठीक है, जिसमें दोनों चीज कॉमन आए, और ये फोर्थ वाले में कुछ भी नहीं आता है। चलिए अब एक नोट करके पॉइंट डालना बेटा, कोई भी मतलब मैं किया क्या ना इस वीडियो के अंदर आपको फ्रेंकली बता दूं कि जो मेन पॉइंट दोनों चैप्टर्स के है वो एक इस सेशन के अंदर पूरे कवर होने चाहिए, कुछ पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं अपन। फर्स्ट की बिटवीन द स्टेटमेंट, अगर कोई दो स्टेटमेंट के बीच में आपको एंड दिखाई दे, येट दिखाई दे, बिकॉज दिखाई दे, स्टिल दिखाई दे, ठीक है, और मोरएवर दिखाई दे, तो अपन क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड स्टेटमेंट आपका एंड कनेक्टिविटी आपका यूज हो रहा है। कोई भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर इस टाइप के आपको कोई भी टर्म दिखाई दे तो अपन बोल सकते हैं कि वो एंड कनेक्टिविटी यूज हो रहा है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा जिसमें लैंग्वेज टाइप लिखा रहता है, तो पहचानना होता है कौन सा होता है। वैसे तो अपन प्रैक्टिस सेशन में वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, P इंप्लाइज Q या फिर इफ एंड देन का अगर मैं आपको सेट थ्योरेटिकल नोटेशन से थोड़ा सा चीज समझाऊं तो ध्यान में रखो, थोड़ी सी चीज को गौर से देखो। इसको दो सर्कल बना दिए, ये P, ये Q, ये फर्स्ट वाला रीजन, ये सेकंड वाला रीजन, ये थर्ड वाला रीजन, ठीक है। अगर मैं नीचे टेबल बना दूं जल्दी से, क्योंकि टेबल बनाने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। P इंप्लाइज Q का P, जैसे मैंने यहां पे सॉरी P, ये ट्रू ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स। क्या बोला था मैंने, फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो, वहां पे ये फॉल्स होता है, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, सीधा लिख दिया करो कि रिजल्ट माइंड में बिठा लो, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स वाला, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, मतलब P तो होना चाहिए ट्रू और Q होना चाहिए फॉल्स, मतलब इसका मतलब रीजन 1 आ गया, तो रीजन 1 नहीं आएगा, रीजन 1 को छोड़ के जितना भी सारा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि ये रीजन 1, मतलब इसको लिख सकते हैं P एंड नेगेशन Q, तो कौन सा आ गया, रीजन 1 आ गया। तो रीजन 1 को छोड़ के कौन सा आ गया, ये इतना जो रीजन है, ये बाहर वाला भी आएगा बेटा, 4 वाला भी काउंट हो रहा है, ये सारा का सारा जो शेडेड रीजन है वो इसको बताएगा। यानी P इंप्लाइज Q के लिए कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बेटा ऐसे ही याद रखो, P इंप्लाइज Q है, P पहले है Q बाद में है, तो P वाला मतलब 1 वाला छोड़ दो, आप याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा तो फिर कौन कौन से आएंगे, 2, 3, 4 आएंगे, है ना। तो अब 1 को मैंने क्या लिखा था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Q इंप्लाइज P, तो फिर क्या क्या हो जाएगा, Q पहले लिखा हुआ है तो ये 3 नहीं आएगा, तो फिर कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 4 आएगा, 1, 2, 4 आएगा। कौन सा नहीं आया, 3 नहीं आया, तो 3 के ऊपर 12 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला निकालता हूं मैं इसका, है ना। फॉर्मूला क्या आएगा, P इंप्लाइज Q को अपन ने क्या लिखा है, 1 नहीं आएगा, मतलब नेगेशन ऑफ 1। और 1 को कैसे लिखा हुआ था, 1 को लिखा हुआ था P एंड नेगेशन Q। 1 को कैसे लिखा था, P एंड नेगेशन Q। इस नेगेशन को अगर अंदर लेके जाएंगे तो दोनों पे नेगेशन लगाएंगे, नेगेशन P, एंड था तो और बन जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या बन जाएगा, नेगेशन हट जाएगा तो ये Q आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा याद कर लो अच्छे से, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चंस है वो ट्रुथ टेबल अपन नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली सोल्व करने की ट्राई करेंगे और टाइम भी कम लगता है, लेकिन उसके लिए ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए। P इंप्लाइज Q का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट वाले पे नेगेशन लगाओ और लो सेकंड वाले के साथ। लेकिन मैंने जैसे मैंने ये लिख दिया Q इंप्लाइज P, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का नेगेशन और सेकंड वाला। ये चीज आप लोगों के माइंड में अच्छे से बैठ जानी चाहिए, काफी ज्यादा यूज होने वाला है बेटा इसका, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट, ये जो नोट है
ये मैं बोल सकता हूं कि आपके 4 मार्क्स दिला सकता है। ऐसा नोट है ये, इस टाइप का ये स्लाइड आपका ध्यान देना। कोई गिवन स्टेटमेंट होगा आपको, और गिवन स्टेटमेंट किस फॉर्म में रहेगा? P इंप्लाइज Q फॉर्म में। सर हमें कैसे पता लगा P इंप्लाइज Q फॉर्म में है? बेटा ऐसे पता लगेगा कि पहले एक स्टेटमेंट लिख दिया, उस स्टेटमेंट से पहले इफ है, मतलब ऐसे लिखा मिलेगा, इफ लिख दिया, फिर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कोमा करके, फिर देन लिख दिया, फिर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये तो है P स्टेटमेंट, ये है Q स्टेटमेंट, और ये P इंप्लाइज Q है। मतलब क्या है? P इंप्लाइज Q है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नेगेशन P और Q। अब सुनो आप कि आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है और नीचे उसका पूछ लिया कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। कन्वर्स का मतलब होता है P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P। जस्ट बेटा स्टेटमेंट को चेंज करना है, जस्ट बेटा स्टेटमेंट को चेंज करना है। याद रखो वर्ड कन्वर्स, स्टेटमेंट को चेंज करना है। Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P को कैसे लिखेंगे? नेगेशन Q और P। इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट का इनवर्स निकालना। किसका? गिवन स्टेटमेंट क्या है? P इंप्लाइज Q। इनवर्स मतलब दोनों तरफ नेगेशन यूज कर दो, इनवर्स मतलब दोनों तरफ नेगेशन यूज कर दो। कन्वर्स में स्टेटमेंट से इनवर्स में दोनों तरफ नेगेशन कर दिया। इसका अगर मैं लिखूं फर्स्ट वाले का नेगेशन तो P बन जाएगा, और सेकंड वाला, और सेकंड वाला। तो ध्यान दोगे ये और ये सेम आ रहे ना, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ध्यान दो P और नेगेशन Q, यहां पे नेगेशन Q और P है ना, और में तो कैसे भी लिखो P और Q, Q और P। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट और इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इक्वल होते हैं। तो हम नोट करके लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। फिर एक कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों चीज करना है जो ऊपर किया है। क्या क्या किया अपन ने? स्टेटमेंट को चेंज किया और नेगेशन किया, तो स्टेटमेंट को चेंज भी करो और नेगेशन भी करो। कॉन्ट्रापोजिटिव काफी बार पूछा जाता है क्योंकि दोनों चीज यूज कर रहा है, कन्वर्स और इनवर्स वाला। कॉन्ट्रापोजिटिव इसको लिखो आप, फर्स्ट वाले का नेगेशन तो Q आ जाएगा, और सेकंड वाला, और सेकंड वाला। तो Q और नेगेशन P, फर्स्ट वाला क्या था? Q और नेगेशन P। तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट, ये बातें बहुत काम की बेटा। गिवन स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, इज इक्वल टू कॉन्ट्रापोजिटिव। जो स्टेटमेंट गिवन है और कॉन्ट्रापोजिटिव दोनों इक्वल होते हैं, है ना। मतलब एक ही बात, एक ही रिजल्ट बताता है। लेकिन आपको तो ये चीजें, रिजल्ट, ये चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए एकदम टिप्स पे। नेक्स्ट, डबल इंप्लीकेशन, मतलब P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, इस टाइप से लिखा हो। डबल इंप्लीकेशन वाला साइन यूज करें, है ना। तो इसको लिख देते हैं पहले तो। P इंप्लाइज Q, डबल इंप्लीकेशन Q क्या होता है? P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ये होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था, यहां पे अगर मैं इसका सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में बताने की ट्राई करूं, ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ट्रूथ टेबल बनाने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रूथ टेबल तो बहुत इजी है बनाना। ये P, ये Q, ये P, डबल इंप्लीकेशन Q। तो क्या क्या होगा? ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो मैंने क्या बोला था? जहां पे दोनों सेम दिखाई दे, ये दोनों सेम ट्रू, ये दोनों सेम ट्रू, बाकी फॉल्स। ये कहां से है अभी बताता हूं मैं। ये क्यों बना, याद रखने का तरीका बताया, अभी उसको प्रूफ कर देता हूं मैं कि कहां से है। अब देखो P इंप्लाइज Q को यहां पे लिख देता हूं मैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q को मैंने वहां पे कौन कौन सी रीजन लिखे थे? P, ये फर्स्ट वाला छोड़ के लिखा था 2 3 4, याद रखने के लिए बोला था 2 3 4। Q इंप्लाइज P में, Q इंप्लाइज P में Q के अंदर क्या था? ओनली Q के अंदर 3 था, 3 को छोड़ के, तो 1 2 4, 1 2 4।
बीच में एंड है, एंड मतलब मैथ्स में एंड का मतलब कॉमन लेना, तो दोनों के बीच में कॉमन लीजिए। कॉमन कौन सा आएगा? 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 4। 2 किसको बताता है? ये 2 वाला रीजन किसको बताता है? जहां पे दोनों आए, है ना, जहां पे दोनों फॉल्स फॉल्स हो, ये 2 को बताता है। 4 किसको बताएगा? जिसमें दोनों फॉल्स हो। 4 किसको बताएगा? जिसमें दोनों फॉल्स हो, तो उसी में ट्रू ट्रू है ना, 2 और 4 के अंदर। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला बना सकते हो आप इससे। ये फर्स्ट वाला नेगेशन P और Q है, एंड नेगेशन Q और P इस फॉर्म में लिखा रहे, तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर आनी चाहिए डबल इंप्लीकेशन का। नेक्स्ट, नहीं, ये नोट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आप इस थ्योरी सेशन के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करो तो कुछ जगह क्या होता है ना कि आपको नेगेशन पूछता है वो, ठीक है, कि कोई स्टेटमेंट लिख देगा, इसका नेगेशन क्या होगा। तो नेगेशन में वैसे तो मैं आगे चल के नोट करके कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं, लेकिन एक चीज क्या होता है, नेगेशन में बच्चे अपना खुद का माइंड एक्स्ट्रा और लगाते हैं, है ना। क्या होता है ना, कुछ बच्चों को खुद का एक्स्ट्रा माइंड लगाने की बहुत आदत होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है P की अल्फा इज ए रेशनल नंबर, अल्फा इज ए रेशनल नंबर, कोई मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने पूछा इसका नेगेशन क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल हो जाएगा, तो वो लिखेंगे अल्फा इज ए इरेशनल नंबर। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है अल्फा इज नॉट ए रेशनल नंबर। मैंने ये लिखा, एक तो लिख दिया मैंने अल्फा इज ए इरेशनल नंबर, एक लिख दिया अल्फा इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो बेटा ऊपर वाला गलत माना जाएगा, नीचे वाला सही माना जाएगा नेगेशन में। क्यों? क्योंकि मेरे को अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखना है, खुद का एक्स्ट्रा माइंड ज्यादा नहीं लगाना है, जो रूल बताया जा रहा है उसी को फॉलो करते रहना है, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा क्या चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सेट थ्योरेटिकल नोशन फॉर 3 स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट अगर दिए हो तो उसका सेट थ्योरेटिकल नोटेशन कैसे यूज करने वाले हैं। 3 स्टेटमेंट मैंने लिख दिया P Q R, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 5 6 7। सबके लिए लिखने वाला हूं बेटा, आप डायरेक्टली खुद से लिख सकते हो। 1 किसके अंदर है? 1 P के अंदर है, तो P का मतलब अपना PQR फॉर्म में लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो P के अंदर है तो P के लिए ट्रू। 1 Q के अंदर है क्या? Q के अंदर नहीं है तो Q क्या हो जाएगा? फॉल्स। R के अंदर है क्या? 1 का मतलब होता है इतना रीजन बेटा, 1 का मतलब है इतना रीजन, ठीक है। 2 का मतलब है इतना रीजन, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो 1 क्या है? P के तो अंदर है, Q के बाहर है, R के भी बाहर है। ऐसे अगर मैं 2 लिखूं तो 2 क्या है? P के अंदर है, Q के भी अंदर है, R के क्या है? बाहर है, तो R के लिए फॉल्स। ऐसे आप सारे लिख सकते। सपोज करो मेरे को 5 वाला लिखना है बस, तो 5 वाले के लिए क्या लिखूंगा मैं? 5 के R के अंदर है, P के क्या बाहर है, सॉरी R के अंदर, तो R के लिए ट्रू होगा, इसके लिए बाहर, इसके लिए बाहर। ऐसे सारे के सारे लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये चीज भी लिख सकते हो कि P सेट में कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा, 6 वाला आएगा, 7 वाला आएगा। Q के अंदर कौन कौन सा आएगा? 2 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, 4 वाला आएगा, 7 वाला आएगा। R के अंदर कौन कौन सा आएगा? R के अंदर आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। नेगेशन P में कौन कौन सा आएगा? ये सब छोड़ के फिर कौन सा बचा? अच्छा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 भी होगा ना, बाहर वाला, नेगेशन के टाइम याद आता है। तो मतलब ये अंदर P वाले छोड़ के, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया, 4 ही बचे, ये वाले 4 आ जाएंगे। ऐसे ही नेगेशन Q के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? नेगेशन Q वाला छोड़ दो तो 1 6 5 8, ऐसे ही R वाला लिख सकते हो। अब मैंने अगर ये पूछ लिया आपसे P एंड Q एंड नेगेशन R, इतना ऐसे लिखा हुआ है, सुनना बड़ा ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है, या तो इसका आप ट्रूथ टेबल बना लो, ठीक है, उससे कर लो, या फिर क्या करो आप P वाला लो, Q वाला लो, नेगेशन R वाला
अच्छा नेगेशन आर लिखा ही नहीं क्या, लिख दो नेगेशन आर, एक सेकंड बस, नेगेशन आर 1 2 3 8, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, इन तीनों में कॉमन चेक करना है। एंड का मतलब तीनों का कॉमन, तीनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है, 2 है और 7 है, इनमें कॉमन आ गया 2 और 7, ठीक है। फिर इसके साथ लिया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 7 और इसका कॉमन लेंगे तो ओनली 2 आएगा, इनमें कॉमन आ गया 2। और 2 किसको बताता है बेटा, 2 किसको बताया था, 2 बताता है ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब P एंड Q एंड नेगेशन R, ये जो लिखा हुआ था। तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर मैंने बोल दिया P और Q एंड नेगेशन R, तो पहले इनका और ले लो, इनको मिला के लिख दो, और मतलब मिला के लिखना, फिर इसके साथ आप इंटरसेक्शन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें नोट कर सकते हो बेटा आप अच्छे से। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, टोटोलॉजी किसको बोलेंगे। अगर अपने पास ट्रूथ टेबल बनाया, उसमें लास्ट में सारे के सारे आउटकम अगर ट्रू 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 मिल जाते हैं तो उसको टोटोलॉजी बोल देंगे। या फिर अगर अपन बात करें इस सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में, तो पूरा पूरा सारा का सारा रीजन अगर कवर हो जाए तो उसको अपन टोटोलॉजी बोलेंगे। दोनों चीज याद रखना है ना टोटोलॉजी के लिए, या तो आपके जो आउटकम्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ट्रू ट्रू फॉर्म में मिलने चाहिए, ठीक है। या फिर आपने जो सेट थ्योरेटिकल नोटेशन बनाया है ट्रू के लिए बात करूं, है ना, तो ये जितने भी रीजन बेटा आपके पास बन रहे हैं वो सारे के सारे, और ये 4 वाला, ये पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। कहने का मतलब ये रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, ऐसे सारे के सारे अगर मिल रहे हैं आपको तो आपके पास टोटोलॉजी आ जाए। मतलब जिस भी मेथड से आप कर रहे हो, अगर इस मेथड से कर रहे हो आप सेट थ्योरेटिकल नोटेशन से, तो 1 2 3 4 अगर सबके सब मिल गए तो अपन बोल देंगे टोटोलॉजी, या फिर ट्रूथ टेबल में ये चीज नोट करके इसमें लिख सकते हो P और नेगेशन P, P और नेगेशन P ऑलवेज क्या होता है, टोटोलॉजी होता है। क्योंकि ये P तो किसको बताएगा, अंदर का, सर्कल के अंदर का, P नेगेशन P सर्कल के बाहर का, तो पूरा ही कवर हो गया, तो ये टोटोलॉजी। या फिर अगर मैं बोलूं इसको, अब देखो एग्जामिनर कैसे गेम खेलता है अपने साथ, ये चीज अपन को पता है। मैंने अगर ये लिख दिया, कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा हो स्टेटमेंट जिसमें आपको एक तो P दिखाई दिया और एक नेगेशन P दिखाई दिया, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक तो P दिखाई दिया, एक नेगेशन P दिखाई दिया, और दोनों के बीच में अगर और है तो अपन को चेक करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोल देंगे टोटोलॉजी। या फिर एक Q है और एक नेगेशन Q है, दोनों के बीच में और है, तो अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि वो टोटोलॉजी है। दूसरा, फेल्सी के बारे में बात करें तो अगर आपके पास सारे के सारे आउटकम्स या फिर कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं, फॉल्स 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 टाइप के मिले, तो अपन क्या बोल देंगे, वो फेल्सी है। जैसे नोट करके लिखा मैंने, फर्स्ट अगर मैंने ऐसे लिख दिया P एंड नेगेशन P, बात वही चल रही है, P और नेगेशन P के बीच में अगर और आ गया, बीच में कुछ भी लिखे आपको मतलब नहीं है, वो टोटोलॉजी। और बीच में अगर एंड डाल दिया तो वो फेल्सी, F कैपिटल F फेल्सी यूज करेंगे अपन, या कॉन्ट्राडिक्शन, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी क्या होगा, फेल्सी। बीच में क्यों लिखा, जैसे बीच में क्यों लिखा अपन को लगा रहे यार क्या दे रखा है, ये कुछ नहीं है, P दिखाई दिया, नेगेशन P, बीच में एंड दिखाई दिया, फटाक से बोलना चाहिए कि हाँ ये फॉल्सी है, फेल्सी है, जो भी बोलना हो यार आप। दूसरा, कॉन्टिंजेंसी, इसका मतलब होता है कि अगर आपके ट्रूथ टेबल में कुछ आंसर ट्रू में मिल रहा है, कुछ फॉल्स में मिल रहा है, मिक्स मिल रहा है, तो अपन ये वाला काउंट करेंगे। या फिर सारे के सारा रीजन ना मिले, है ना, कुछ कुछ रीजन मिल रहा है, तो इसको काउंट कर देंगे अपन, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, नेगेशन P और Q एंड R, ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, तो ये मेरे को लगता है ये होगा। आप चेक करके देख सकते हो बेटा इसको 3 वाले से। नेक्स्ट, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर बेटा अपन वहां यूज करने वाले हैं जहां पे
स्टेटमेंट देखिए उसका नेगेशन पूछ लेता है तो उसमें क्वांटिफायर काफी जगह यूज होने वाला, एक नया टर्म है तो मैं बताने वाला हूं। क्वांटिफायर क्या होता है ना, जैसे सपोज करो ये चीज अपन को मालूम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोलते हैं। और ये जब अपन यूज करते हैं क्वांटिफायर स्टेटमेंट में तो इसके लिए बोल देते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक, एक होता है उल्टा ई लिखते हैं, उल्टा ई को बोलते हैं अपन देयर एग्जिस्ट, मैथ्स में क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। लेकिन जब ये वाला क्वांटिफायर यूज करते हैं तो उसका एक अलग नाम होता है एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब अगेन वो चीज कि सर इसका कहां यूज होता है, तो पहले मैंने बताया कि जब आपको कोई स्टेटमेंट दिया होता है उसका नेगेशन करना होता है, तो अगर स्टेटमेंट में फॉर ऑल लिखा हुआ है तो उसके नेगेशन में देयर एग्जिस्ट आएगा, उल्टा यूज करते हैं। और अगर स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट लिखा है तो उसके नेगेशन में फॉर ऑल आता है बेटा, ये चीज ध्यान में रखना है। अभी मैं इसको पूरे को कवर कर देता हूं। नेगेशन लिखना है अपन को, ठीक है। तो नेगेशन 3 टाइप के स्टेटमेंट यूज करते हैं अपन, क्वांटिफायर स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर स्टेटमेंट में तो क्या करेंगे अपन, फॉर ऑल को रिप्लेस किससे करेंगे, देयर एग्जिस्ट, या फिर देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से। ठीक, सिंपल स्टेटमेंट में मतलब एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट लिखा है तो एक स्टेटमेंट में तो क्या यूज कर देंगे अपन, नोट यूज कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, 2 3 इस टाइप के दिए हो, तो उसके लिए ध्यान रखो आप। फर्स्ट तो अगर आपके पास ये वाला सिंबल यूज हो और का तो उसको कन्वर्ट कर देना है एंड में। अगर आपके पास में एंड सिंबल यूज हो तो उसको कन्वर्ट कर देना है और में। अगर आपके पास ग्रेटर देन सिंबल यूज हो तो उसको कन्वर्ट कर देना है लेस देन और इक्वल टू में। ये याद रखो, लेस ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। फोर्थ, अगर आपके पास लेस देन सिंबल है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लैंग्वेज में लिखा होता है, अगर ग्रेटर देन लिखा हो तो लैंग्वेज में लिखेंगे फिर अपन लेस देन और इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दिए ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया तो लेस देन बच गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया तो ग्रेटर देन बच गया, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट आप लोगों को यूज कर लेना है बेटा, ठीक है। नेगेशन सिंपल स्टेटमेंट में ये वाले चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का बेटा अपन वहां यूज करने वाले हैं जिनमें अपन को लगता है कि कोई स्टेटमेंट या फिर कोई आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा, मैथमेटिकल टर्म्स में पी क्यू नेगेशन कोई ना कोई कनेक्टिविटी लगा के, तब एक तरीका तो क्या करते हैं अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे जैसे जैसे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस सेशन में बताएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है ना कि अपन ट्रुथ टेबल डायरेक्टली ना बना के पहले उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा क्लास में ट्रुथ टेबल बनाना पड़े। तो जो सिंप्लीफाई करते हैं उसमें कुछ रूल यूज होते हैं, वो रूल ही अपन यहां पे काउंट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। क्या क्या रूल है वो ध्यान से देखते जाना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो P और P तो उसके लिए अपन P बोल देंगे, है ना। P एंड P लिखा हो तो उसके लिए भी P आ जाएगा। P और Q को अगर जरूरत पड़ी तो अपन Q और P भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ती है बेटा, कैलकुलेशन कल करेंगे तो पता लगेगा। Q और P को P और Q जरूरत पड़ सकती है इंटरचेंज करने की। आप अगर ऐसे एंड लिखा है 2 स्टेटमेंट के बीच में तो भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा देखो, अगर कोई 3 स्टेटमेंट है, अंदर भी और है बाहर भी और है ना, तो आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो बेटा, है ना। पहले ब्रैकेट किस पे लगा था, P और Q पे, अब ब्रैकेट लगा सकते हो Q और R पे। या फिर अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओ ना तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख दो तो ठीक है। मतलब आप ब्रैकेट हटा दो डायरेक्टली। ब्रैकेट क्यों हटाने का बोल रहा हूं मैं, जैसे मेरे को ये चीज था, ये चीज जो लिखा हुआ था ना, मैंने अभी लिखा था, ये चीज लिखा हुआ था। अब आगे यहां पे अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो मेरे को तो पता लगा P और नेगेशन P दिखाई दे, मैंने फॉल्स ही बोल दिया, इसलिए बोल रहा हूं ब्रैकेट हटा के चेक करो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेम अगर यहां पे अगर बात करें तो P Q एंड R, आप ब्रैकेट इधर लगा सकते हो, ब्रैकेट को हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट और अगर इसके लिए यूज करें, बाहर और है, ये दो ध्यान में रखना, काफी जगह यूज करेंगे। बाहर और है, अंदर एंड दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एंड लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एंड लिखा हुआ है। तो पहले तो क्या करो, दोनों को आप लिख दो। आप बाहर क्या लिखा, और लिखा है, तो P एंड Q लिख दो, और P और R लिख दो, P और R लिख दिया, और जो बीच वाला यहाँ पे सिंबल है वो यहां यूज कर देंगे। क्या बोला, यहाँ पे P बाहर जो सिंबल दिया है ना वो आपका इन बीच में आ जाएगा, जो अंदर लिखा था वो बाहर इस टाइप से आ जाएगा। ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे, P एंड Q, P एंड R, बीच में क्या लिखा हुआ था, और, तो यहां पे और लगा दिया, ठीक है। T का मतलब है बेटा मेरा यहां पे टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, और F का मतलब है मेरा यहां पे फैल्सी, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है और लिखा है कोई स्टेटमेंट, P का मतलब ना यहां पे ट्रू भी हो सकता है ये स्टेटमेंट, फॉल्स भी हो सकता है। ये बहुत काम आने वाला है बेटा, सुनो ध्यान से। अगर और लिखा है, टोटोलॉजी लिखा हुआ है, मतलब आपको पता लगे कि आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू है, इस तरफ कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इस तरफ स्टेटमेंट का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। अगर बीच में और लिखा है तो ये ऑलवेज टोटोलॉजी आएगा, ये ऑलवेज टोटोलॉजी आएगा, ठीक है। टोटोलॉजी के साथ ये टोटोलॉजी इस पे हावी हो जाता है ना, और के टाइम। अगर फेल्स लिखा हुआ है, मतलब ये तो ऑलवेज फॉल्स है, ये तो ऑलवेज फॉल्स है, ठीक है, ये तो ऑलवेज क्या है, फॉल्स है। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझो, ये वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, तो ये अगर ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, तो बोलेंगे टोटोलॉजी हावी हो जाता है। अगर फेल्स लिखा है तो ये तो ऑलवेज फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है ट्रू और फॉल्स पे। ये अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, P पे डिपेंड करेगा। तो P और अगर फॉल्स ही लिखा हुआ है तो P ही लिख देंगे अपन, बहुत काम आने वाला है बेटा ये चीजें। एंड की बात करें, अगर ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, तो आप दिमाग में लगा सकते हो, ट्रू और ट्रू आएगा ट्रू, फॉल्स और ट्रू आएगा फॉल्स, तो किस पे डिपेंड किया, P पे, तो यहां पे P, मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो आ जाएगा। P एंड फॉल्स लिखा है, एंड लिखा है, एंड में फॉल्स ही आवी हो जाएगा, तो ये फेल्स ही आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है बेटा आपको। ऐसी अगर बात करूं, P और नेगेशन P तो क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी आ जाएगा। P एंड नेगेशन P तो फेल्स ही आ जाएगा। नेगेशन बाहर है, अंदर लेके जाना है, दोनों पे नेगेशन लगा दो, जो बीच में लिखा है उसका नेगेशन करेंगे। तो मैंने अभी बताया था, अगर और का नेगेशन क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे दोनों पे नेगेशन लगा दो, बीच में एंड है तो और कर देंगे। तो ये जितने भी सिंबल्स लिखे हैं बेटा अच्छे से कवर होनी चाहिए आपकी। तो ये था मैथमेटिकल रीजनिंग का अपना थ्योरी सेशन, सब चीजें अपने अच्छे से यहाँ पे कवर किया है। हाँ जी मेरे लाडलो, नेक्स्ट पार्ट स्टैटिक्स पे चलते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स बोलो या फिर स्टेट्स बोलो, इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ये मेन क्या क्या चीजें वो पहले ही बता दूं मैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कुछ आपको डाटा दिए रहेंगे, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, एंड यहां पे अपन कंसिडर करेंगे उसके बाद मीन डेविएशन, फिर अपन कंसिडर करेंगे वेरिएंस, और फिर अपन लास्ट कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। बस बेटा ये 6 चीजें हैं इस चैप्टर में, और आपकी 4 नंबर पक्का है। एक एक चीज अपन बारीकी से ध्यान में रखते हैं, इसी सीक्वेंस में रखते हैं। पहले मैं बात करता हूं मीन के लिए। मीन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज, डाटा दिए हैं उनका एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, ऐड करेंगे सबको और जितने भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी है। मीडियन क्या होता है, ये भी एवरेज होता है, लेकिन ये पोजिशनल एवरेज होता है। क्या होता है ना बेटा, ये पोजिशनल एवरेज होता है ना। सेम ये वाला मोड भी आपका पोजिशनल एवरेज, मतलब मीन एवरेज बताएगा लेकिन एक पोजिशन पे बताएगा। पोजिशन का मीन और मीडियन में काफी ज्यादा रूल है, ठीक है।
तो पहले मैं बात करता हूं बेटा मीन का अलग अलग टाइप्स के लिए। फर्स्ट, अनग्रुप्ड डाटा सेट्स। अनग्रुप डाटा सेट का मतलब आपको सिंपल इस टाइप से लिख दिया कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ये n डाटा है। इसका अगर मीन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो इसको लिख दिया मैंने समेशन xi, और i कहां से कहां स्टार्ट होगा, 1 से लेके n तक, सबको ऐड कर दिया। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n से, और इसको डिनोट किससे करते हैं, मीन को x बार, x के ऊपर ऐसे लगा दिया, x बार क्या आ जाएगा, मीन या फिर एवरेज। तो अगर अनग्रुप्ड डाटा सेट दिए, सिंपल डाटा दिए हुए, तब सबको ऐड करो, जितने डाटा है उससे आप डिवाइड कर दो। ये तो हो गया अनग्रुप्ड डाटा सेट का सिंपल। दूसरा है फिर मीन टाइप निकालने का दूसरा क्या चीज है, अगर आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा सेट। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा सेट का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मैंने 2 को 3 बार लिख दिया, ठीक है, ऐसी 7 को मैंने 5 बार लिख दिया। इस टाइप से आपको डाटा दिए हुए हैं, एक फ्रीक्वेंसी में दिया है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, अलग अलग टाइप से फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है बेटा, अगर इस टाइप से अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा हो, xi मैं डाटा के लिए डिनोट कर रहा हूं, fi उसी डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आपके पास 2 है, वो कितनी बार आया, 3 बार आया, 7 है, वो कितनी बार आया, 5 बार आया। ऐसे अपन कर लेंगे। अगर मैं जनरल केस लिखूं इसका, तो जनरल केस अपन ये चीज लिख सकते हैं इसके लिए कि सपोज करो कोई x1 डाटा है, ठीक है, वो अपने पास आ रहा है f1 टाइम्स, x2 आ रहा है f2 टाइम्स, x3 आ रहा है f3 टाइम्स, ऐसे xn आ रहा है अपने पास fn टाइम्स। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन सबको ऐड करेंगे। ऐसे तो मतलब ऑब्वियसली ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे कोमा लगाना जरूरी है ना। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीपल कर दो। यहां पे आप निकाल लो xi fi, तो ये x1 f1 कर देना, x2 f2 कर देना, इस टाइप से x3 f3, और ये चलता रहेगा xn fn, ये आ जाएगा। तो यहां पे एवरेज कैसे लगाएंगे, x बार कितना आएगा, टोटल ये आज लिख दो आप, समेशन xi fi, और i कहां से कहां जाएगा, 1 से लेके n तक, और नीचे आ जाएगा समेशन fi, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इसी को तो अपन n बोलते हैं ना, n इक्वल टू क्या आएगा, समेशन fi, और i इक्वल टू 1 से लेके n तक, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये अपने पास मीन आ जाएगा। मीन किस चीज का फॉर्मूला है बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी डाटा सेट्स आपको दिए हुए हैं तो उसके लिए पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसका इस टाइप से टेबल बना लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये डाटा का सम आया है वो तो क्या हो जाएगा, समेशन xi fi, i 1 से लेके n तक। इस डाटा सेट को इससे डिवाइड कर देंगे, वो अपने पास मीन आ जाएगा। ठीक, थर्ड जो टाइप है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब 2 अलग अलग टाइप की आपको सेट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट सेट मैंने ये लिख दिया x1 x2 x3, है ना, ये है xn टर्म्स। इसका जो मीन है वो मैंने लिख दिया कि वो x बार है, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा सेट्स है y1 y2 y3 yn, है ना, सॉरी yn की जगह यहाँ पे m कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसका जो मीन है वो मैंने बोल दिया y बार। तो मेरे को तो क्या करना है, कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन CM जिसको बोला, वो कैसे लिखा मैंने, समेशन xi i इक्वल टू 1 से लेके n तक, सारे टर्म को ऐड कर दो, समेशन yi i इक्वल टू 1 से लेके m तक, और नीचे कितना आ जाएगा, n प्लस m। अब यहाँ पे अपने पास x बार क्या दिया हुआ है, x बार अगर मैं निकालूं यहाँ से तो x बार कितना आ जाएगा, समेशन xi अपॉन में n। तो यहाँ से मैं समेशन xi क्या लिख सकता हूँ, n इंटू x बार लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे y बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन yi, i का वैल्यू 1 से लेके m तक, यहाँ भी i का वैल्यू 1 से लेके n तक, अपॉन में m। तो यहाँ पे समेशन yi कितना आ जाएगा, m इंटू वाई बार। मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। तो कंबाइंड मीन कितना निकालेंगे अपन,
n इंटू में x बार प्लस m इंटू में y बार डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्योंकि आगे चल के अपन को जो भी अपन वेरिएंस के क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन करेंगे, उसमें मीन का बहुत बड़ा रोल है। और दो अलग अलग डाटा सेट दिए हैं तो उनका मीन कैसे निकालते हैं वो पहले ही आपके क्लियर होना चाहिए। इस डाटा सेट का जो मीन है उसको n से मल्टीप्लाई करो, इसको n जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये आ जाएगा कंबाइंड मीन। मीन के तीन फॉर्मूले हो गए अभी, ग्रुप्ड, फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब नॉर्मल डाटा दिया हो, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हो, कंबाइंड निकालना हो, या फिर आपको वेटेड मीन निकालना हो। वेटेड मीन का आप इस टाइप से मानो कि जो आपने फ्रीक्वेंसी वाला किया था ना, सेम वही प्रोसेस है। मतलब यहां पे मैंने लिखा ये एक्स आई टर्म है, वेटेड के लिए मैंने डब्ल्यू आई, मतलब जो फ्रीक्वेंसी लिखा होता है वही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना एक्स आई डब्ल्यू आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 w1, x2 w2, x3 w3, और इस टाइप से यहाँ पे मल्टीपल लिख देना w1 x1 w2 x2। तो समेशन एक्स आई डब्ल्यू आई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। ये वेटेड मीन आ जाएगा, जिसको अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी आपको बताएंगे क्या होता है। तो मीन के चार फॉर्मूले बेटा, चारों फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अब अपन मीन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं ना। तो सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस निकालना बेटा। डिफरेंस किस किस का, ऑफ वेराइटीज, मतलब मान के चलो आपके पास वेराइटीज है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, ये xn वेराइटीज है। सम करना है सबको, डेविएशन मतलब डिफरेंस, किसका डिफरेंस, वेराइटीज फ्रॉम देयर एम। सारी वेराइटीज को मैं माइनस कर दूंगा अगर एम, तो उनको अगर मैं ऐड करूं तो वो जीरो आएगा। ये एक प्रॉपर्टी बोल रहा है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, समेशन, इन सब वेराइटीज को मैंने एक्स आई लिखा, माइनस में किया एक्स बार, है ना। डेविएशन ये होता है बेटा, डेविएशन इसी को बोलेंगे। अपने क्या करें, अब यहाँ पे ना ये एम ना दे के कोई और वैल्यू भी दे सकता है। वो डेविएशन समझो, डेविएशन किस किस का बोला था, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेराइटीज फ्रॉम देयर एम इज ऑलवेज जीरो। और आई इक्वल टू कहां से कहां लेके, 1 से लेके n तक है, तो ये कितना आएगा, जीरो आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे आया, तो अपन थोड़ा प्रूफ भी कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख दो इसका। तो क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक x बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं n इंटू एक्स बार, समेशन एक्स आई क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स बार फॉर्मूले से, माइनस में ये x बार मैंने एक तरह कांस्टेंट वैल्यू है, x बार कितनी बार लिखेंगे, n टाइम्स, तो माइनस का n इंटू एक्स बार, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर अपने पास x1 x2 ये n टर्म्स है, इनका मीन दिया हुआ है, ठीक है, x बार मतलब क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई अपॉन में n, ये लिखा हुआ है। अब सुनना बेटा, ये चीज काफी ज्यादा काम होने वाली है, दोनों पॉइंट। अगर मैं जैसे सपोज करो x1 x2 x3 xn ये n डाटा है, n डाटा का आपको मीन दिया हुआ है ये। अब मैंने हर एक डाटा में कोई कांस्टेंट को ऐड कर दिया या फिर कोई कांस्टेंट को घटा दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया x1 प्लस माइनस कोई लैम्डा, y1 प्लस माइनस y1 नहीं है, x2 प्लस माइनस लैम्डा, x3 प्लस माइनस लैम्डा, ऐसे लिख दिया। मतलब कोई डाटा को मैंने ऐड करो या आप डिफरेंस करो, है ना, आपके मीन पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखने वाले हैं। तो मैंने क्या है, अगेन यहाँ पे इन नंबर्स का मीन निकाला, तो x बार कितना आ जाएगा, समेशन इन सबको लिखेंगे अपन। मैंने अगर प्लस के लिए निकाला तो x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा, ऐसा चलता जाएगा, xn प्लस का लैम्डा
डिवाइडेड बाई टर्म्स तो उतनी रहेगी, टर्म्स में तो चेंज थोड़ी होगा, वो तो एन ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू, वो आ जाएगा समेसन एक्स आई, x1 x2 x3 इनको सॉरी यहाँ पे समेसन थोड़ी लगेगा, ठीक है, ये तो समेसन एक्स आई आ जाएगा, प्लस में ये लैम्डा, लैम्डा कितनी बार आएगा n टाइम्स लैम्डा आएगा, डिवाइडेड बाई का n कर रहे हैं, तो x बार इज इक्वल टू, या फिर इसको एक बार x बार ना लिख के कोई और टर्म से दूर दो, मतलब a लिख दो आप इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा समेसन एक्स आई बाई एन प्लस का लैम्डा, तो a कितना आ जाएगा एक्स आई बाई एन, इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन एक्स बार प्लस का लैम्डा। आप तो बेटा ये रिजल्ट याद रखो। रिजल्ट कैसे याद रखना है, आपके पास कोई n डाटा दिए हुए हैं, उनका मीन दे दिया, ठीक है, फिर ये बोला कि उन हर एक डाटा में से, हर एक डाटा में कोई लैम्डा कांस्टेंट को ऐड किया, तो आप भी क्या कर दो, जो मीन आया है, जो मीन दिया हुआ था उसमें कांस्टेंट को ऐड कर दो, वही इनका मीन आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसके मीन की बात करूं ना, तो इसका मीन कितना आ जाएगा एक्स बार प्लस माइनस लैम्डा, एक्स बार अगर आपने ऐड किया है तो आप मीन में ऐड कर दो, अगर आपने डिफरेंस किया है तो ये डिफरेंस कर दो। और इसको लैंग्वेज में है ना बेटा, ऐड कांस्टेंट को लैंग्वेज में बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आपको ऐसे कहीं वर्ड दिखाई दे ना चेंज ऑफ ओरिजिन, तो माइंड माना चाहिए हाँ वो कांस्टेंट को ऐड कर रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करता हूं मल्टीप्लाई वाले के, ठीक है। अब अगर मैंने हर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने लैम्डा x1 कर दिया, लैम्डा x2 कर दिया, लैम्डा x3 कर दिया, ऐसे लैम्डा xn, इसके मैंने मीन को एक बार b मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा, समेसन लिख देता हूं मैं, समेसन लैम्डा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाई n। तो मैं लैम्डा को बाहर निकाल लूंगा और i इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई बाई एन, ये किसके इक्वल टू है, x बार के इक्वल टू, तो मीन कितना आ गया लैम्डा इंटू एक्स बार। तो बेटा याद रखना आपको सिंपल सी चीज, अगर मीन डाटा का दिया हुआ है उनमें कांस्टेंट ऐड करते हैं तो मीन में भी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करता है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं तो आप भी मीन में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिस टाइप से आप कर रहे हो उसी टाइप से मीन से में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। नेक्स्ट अपन मीन जैसे ही कवर हुआ अपना, मीडियन पे चलते हैं, ठीक है। मीडियन क्या है ना, आपका पोजीशन बताएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म अपन को चेक करना है, लेकिन मिडिल टर्म कब चेक करना है, जब जितने भी डाटा है उनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में पुट करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करो। असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में पुट करके फिर आप मिडिल टर्म चेक करना, डायरेक्टली मिडिल टर्म चेक नहीं करना बेटा। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म व्हेन वेराइटीज आर राइटिन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने जैसे ये लिख दिया -2 -3 और 0 7 9, अच्छा मतलब उसी ऑर्डर में लिख दिया मैंने। चलिए ये लिखा हुआ है। अब इसमें 5 टर्म्स है, तो अगर 5 टर्म्स और टर्म्स होती है तो मिडिल टर्म कितना होता है n+1/2, थर्ड टर्म आएगा। तो ये जो टर्म लिखा हो ये सही लिखा हुआ है क्या, पहले क्या आएगा, अब यहाँ पे बीच वाला टर्म 0 है, तो ये टर्म आपका मीडियन की तरह काउंट कर, सपोज करो मैंने ये लिख दिया -5 0 7 -2 7 3 4 और 6 ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें 3 6 1 7 टर्म है, तो 7 + 1 4th टर्म होगा, तो ये 4th टर्म यहाँ पे ऐसे मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ये बोलूँगा कि -2 4th टर्म है, तो ये मीडियन ये है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले अपन इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। तो अगर मैं एक ऑर्डर में लिखूं तो सबसे पहले -5 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। अब आप देखो फोर्थ टर्म, फोर्थ पे कौन सा है, तो फोर्थ पे 3 है, तो ये आपका मीडियन होगा, ये आपका मीडियन होगा। तो मीडियन में क्या होता है ना, मिडिल टर्म चेक करते हैं लेकिन एक ऑर्डर में लिखने के बाद। अब फॉर अनग्रुप्ड डाटा सेट, अब देखो मिडिल टर्म के लिए भी 2 चीजें हैं। फर्स्ट,
इफ n बिलोंग्स टू ओड नंबर, n है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड टर्म्स है देन मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, आपको चेक क्या करना है, n+1/2। कौन सा टर्म चेक करना है, n+1/2 टर्म चेक करना है। t मतलब वो टर्म हो जाएगा कौन सा, n+1/2 अगर n ये है तो। सेकंड, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, n अगर इवन नंबर आपका होगा देन मिडिल टर्म, तब क्या होगा ना, अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तब क्या करना, आपको दोनों का एवरेज लेना, एक तो होगा n/2 और दूसरा होगा n/2 + 1, है ना, बाई में 2, दोनों का एवरेज, जैसे एक टर्म ये है एक टर्म ये, तो एवरेज में दोनों को ऐड करो बाई 2 करो। तो ये चीज आपके क्लियर होना चाहिए। अगर अनग्रुप्ड डाटा सेट दिया है तो इस हिसाब से अपन चेक करेंगे। फिर अगर अपन बात करें मीडियन निकालना है, अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा सेट दिया बेटा, जैसे अपन ने मीन में निकाले थे फ्रीक्वेंसी डाटा सेट के लिए, तो उसमें तो xi fi मल्टीप्लाई कर दिए थे। यहां पे क्या करना है ना, इसका मतलब क्या है कि 1 है वो 8 टाइम्स है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है 1 8 टाइम्स आ रहा है बेटे, 3 2 5 6 7 8, ठीक है, ये ऐसे लिखा, ऐसे 2 10 टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल काउंट करूं तो मैंने क्या कर रखा है ना, टोटल काउंट कर लेना बेटा, 120 आएंगे, मैंने पहले से काउंट कर रखा है। टोटल ये काउंट करोगे तो 120 टर्म्स होगी आपके पास, क्योंकि जैसे ये कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स है, ऐसे 2 कितनी टर्म्स है, 2 कितनी बार है, 10 टाइम्स, तो वो 10 टर्म्स हो जाएगी। ऐसे सारी टर्म्स काउंट करोगे तो 120 टर्म्स हुई, 120 टर्म्स होगी। और एक ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, एक 1 2 3 4 एक आपका ऑर्डर ही चल रहा है। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख रहा था पहले तो ऑर्डर में लिखते हैं अपन, सबसे पहला काम। अगर यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में वो ऐसे ऑर्डर में ही लिख के देता है, अगर ऑर्डर में नहीं लिखा है तो आप ऑर्डर में लिख लेना खुद से। 120 n इक्वल टू आ गया 120, जो कि इवन नंबर है। तो अगर मैं इसका हाफ करूं, मतलब अगर इसका मीडियन चेक करें अपन, तो कितना आ जाएगा, t60 + t61/2। अब ये पता करना कि 60th टर्म पे कौन सा है, उसके लिए बेटा ध्यान देना सबके सब, ये तो फ्रीक्वेंसी है, एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं अपन, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे 8, फिर ये ऐड कर दो कितना आ जाएगा 18, फिर ये ऐड कर दो कितना आ जाएगा 29। ऐसे मैंने ऐड करके खुद से पहले सीरीज बना लिया है कि टाइम ना लगे। ये ऐसे ऐड करके सबको ऐड करोगे तो ये सीरीज बन के आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना अपन को ना, कि अपने पास तो मीडियन कितना आया था, अगर पीछे देखें अपन तो ये अगर अपन देखेंगे 60th टर्म देखना है और 61th टर्म देखना है कौन सा है। तो सुनो ध्यान से, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है वो थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। ये 8 लिखा हुआ है, मतलब 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8th पोजीशन तक 1 लिखा है। 9 से लेके 18th तक 2 लिखा हुआ है, मतलब T9 T10 T11 T18 तक 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं बोलूं T19 T20, तो 19 से लेके 29 तक कौन सा लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। वो टर्म लिखे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बताता है। अपन को कौन से टर्म से मतलब है, अपन को मतलब है 60 और 61th टर्म से। तो आप खुद से देखो बेटा, ये आ गया 60 और 61 यहां पे आएगा इस रेंज में, तो इस रेंज में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 + 5/2 कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो अपना मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन अपना आ गया 5, क्योंकि अपने पास टोटल टर्म 120 थे, बाई 2 किए, तो क्योंकि इवन था तो इवन में क्या करता है अपन बाई 2 करेंगे तो 60 आया, फिर +1 करेंगे 61 टर्म है तो उस पे। अच्छा एक चीज और बेटा, मीडियन चेक करते टाइम डाटा में से ही आएगा आंसर, मतलब xi में से जो लिखा हुआ ना उसमें से ही आएगा, ठीक है, ना कि fi में से। ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना, तो आप निकाल लोगे अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हुआ है तो। नेक्स्ट
मीन मीडियन के बाद अपन एक टर्म लेके आते हैं मोड। मोड क्या है? मोड इज द वैल्यू ऑफ वेराइटीज विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कोई डाटा सेट लिखा हुआ है, उस डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार कौन सा मिला, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वही आपका मोड कहलाएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया 2 3 5 9 3 7 3 3 2 7, तो यहां पे अगर काउंट करोगे आप 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 3 सबसे ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं इसका सिंपल पूछूं मोड, तो आप इसका मोड बता दोगे 3। ये किसके लिए है? अनग्रुप्ड डाटा सेट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन बताना। इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, उसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए बड़ा एक फॉर्मूला याद रखना। और फॉर्मूला क्या है? मैंने यहां पे मीन लिखा, बीच में मीडियन, बीच में नहीं मतलब इनके बीच में, और मोड। तो ये बोल सकता हूं मैं मीडियन क्या करता है ना, मीन और मोड को 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता है। कौन? मीडियन बीच में रखना है ना। या फिर ऐसे आप याद रख सकते हो, यहां पे ME फिर A, मतलब एक अल्फाबेटिक ऑर्डर चलो, फिर MED, मतलब ये पहले आएगा ना, MEA। ME सेम है, इसमें A है तो ये पहले आ जाएगा, D इसमें बाद में, इसमें तो MO लिखा तो ये सबसे बाद में। मतलब ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो ना कई बार भूल जाओ बीच में कौन सा था तब। तो यहाँ पे मीडियन क्या आ जाएगा? तो मीडियन आ जाएगा 1 को इधर करेंगे, मोड प्लस 2 इंटू मीन बाई में 3। तो ये फॉर्मूला याद रखो, 3 इंटू मीडियन मोड प्लस 2 इंटू मीन। ये वाला फॉर्मूला बेटा याद रखना, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी जगह यूज होने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या है? मीन डेविएशन। मैंने बोला था ना कि तीनों चीज कवर होगी अपनी, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद फोर्थ टर्म है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन इज ए मीन, मतलब अगेन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वेराइटीज अबाउट ए वैल्यू ए। अबाउट ए वैल्यू ए, ये जो वैल्यू ए है ये कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस में ये भी बोल सकता है ये जो ए है वो मीन है, तो आपको मीन निकालना पड़ेगा पहले। या वो बोल सकता है कि ये मीडियन है, तो आपको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मतलब अभी तक अपने जो किए है ना, मीन, मीडियन, मोड, वो कुछ भी पूछ सकता है ये, तो वो तीनों मतलब तीनों में से कोई एक पूछ लेगा वो कि इसके रेस्पेक्ट में करना है, मीन के, मीडियन के या मोड के। या फिर ऐसे भी हो सकता है एनी वैल्यू, वो इन तीनों में से कुछ भी ना बोले, मीन, मीडियन, मोड में से, और कोई एक वैल्यू दे दे, उसके रेस्पेक्ट में पूछ ले। तो क्या करना है? मीन डेविएशन मैंने MD से डिनोट किया, ठीक है। और क्या बोला हुआ है? मीन डेविएशन इज ए मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि मोड, और किस किस का? XI डाटा का। सपोज करो ये फॉर अनग्रुप डाटा के लिए लिखा है, मतलब मैंने डाटा मान लिए X1, X2, X3, X4, XN डाटा, ठीक है। इन सब डाटा का एक एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिफरेंस निकालना है। एक वैल्यू आपको किसके रेस्पेक्ट में? अबाउट ए वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में। अब ए ये कुछ भी हो सकता है, और इन सबको ऐड करना है। मीन मतलब सबको ऐड करो, i = 1 से लेके n तक, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स n। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो अपने मोड लगा दिया, XI माइनस में ए करते जाएंगे सब टर्म इसमें। पहले मतलब आपको सपोज करो ये मैं ए बोल दूं कि मीन है, तो पहले तो आप ए निकाल लोगे। ए कैसे निकालोगे? अगर मैंने मीन बोल दिया तो ये x बार हो गया, तो आप x बार पहले निकाल लेना जो फॉर्मूला है, और फिर आपको हर एक टर्म में से करना है। XI माइनस x बार मतलब फर्स्ट टर्म में से करना पड़ेगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सबसे करके फिर ऐड कर देना बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यही चीज आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा सेट के साथ दे दे, तो उसके लिए सपोज करो ये डाटा सेट है X1, X2, तो उसके लिए बेटा आपको टेबल बना लेनी है, ठीक है।
टेबल कैसे बनाओगे, यहाँ पे आएगा xi टर्म्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है fi, मतलब ये चीज़ है, ये x1 है, ये f1, x2 f2, x3 f3, चलता जाएगा, ये xn, ये fn। ठीक, तो पहला तो वो किसी के अबाउट बोलेगा, है ना। मैंने यहाँ पे a लिख दिया, अभी ये a कुछ भी हो सकता है, मीन, मीडियन, मोड या फिर कोई भी वैल्यू। अगर वो यहाँ पे मीन बोलता है तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके fi xi करके ये निकाल लेते मीन, है ना। जो भी चीज बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने, अगर यहाँ पे मीडियन बोलता है तो आप मीडियन निकाल लेते, उसके लिए CF निकालना पड़ता है मीडियन के लिए। मोड के लिए तो सबसे ज्यादा f कहाँ पे है, मोड अगर निकालना पड़े तो फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा है, वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पे कोई a लिखा हुआ है तो मैंने पहले तो ये निकालना पड़ेगा xi माइनस में a, ठीक है। तो ये x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस a, ऐसे चलता चलते xn माइनस a, ठीक। और फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, मतलब fi xi माइनस का a, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, f1 x1 माइनस a, f2 x2 माइनस a, f3 x3 माइनस a, ये चलता जाएगा, fn xn माइनस का a, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे टोटल सम लिख देना, और टोटल सम यहाँ पे तो आ जाएगा समेशन fi, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन fi xi माइनस का a, और मीन डेविएशन किसका आ जाएगा इसका, है ना, कितना आ जाएगा, समेशन fi, और मोड लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, मोड लगाना पड़ेगा, मैं मोड लगाना भूल गया था, ये मोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो fi मोड xi माइनस का है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव रखना है, क्योंकि xi माइनस a करेंगे ना तो अब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तो पॉजिटिव ही पुट करना है, ठीक है। अपॉन में समेशन fi, ये आ जाएगा, ये चीज फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ठीक है। अब a कुछ भी दे सकता है, अगेन बोलूं मैं, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे तो बहुत ही बढ़िया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, मीन दे तो मीन वाला कैलकुलेशन करो, मोड दे मोड वाला तो और सिंपल, जस्ट ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका वो देखो, मीडियन में क्या करो, CF लिखो और चेक करो, फिर माइनस xi माइनस जो भी वैल्यू है वो a कर दो, उसका fi से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख के सिंप्लीफाई कर दो, ठीक। अगर मेरे को निकालना पड़े कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ा, जो भी आपका मीन डेविएशन आया है किसके रेस्पेक्ट में निकाला है वो यहाँ पे लिख देना आप डिवाइड में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या आएगा, जो भी आपका मीन डेविएशन है वो अपॉन में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मीन, मीडियन, मोड, MMM, ट्रिपल M, ठीक है, अपना ट्रिपल M यही है, ट्रिपल R नहीं ट्रिपल M। चलिए नेक्स्ट, वेरिएंस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे वेरिएंस काफी बार पूछा जा रहा है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि वेरिएंस में क्या होना, अभी तक अपने जितना कुछ पढ़ा है ना वो ऑलमोस्ट यूज हो रहा है, तब क्या है ना वेरिएंस बार बार पूछा जा रहा है। क्या है, मीन, अगेन मीन निकालना पड़ेगा किसका, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर करना है ऑफ वेराइटीज फ्रॉम देयर मीन, बोल दिया साफ साफ, मतलब अब एक ही जगह x बार पुट करना है, मतलब सपोज करो मैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए लिख रहा हूं, मैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं आपको, ये अपने पास अनग्रुप्ड डाटा है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है। स्क्वायर सबका करना पड़ेगा, डेविएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, मीन के रेस्पेक्ट में। लेट मीन मान लेते हैं कि वो आ गया x बार, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन होता है xi मतलब किसके रेस्पेक्ट में, मीन, तो xi माइनस x बार का स्क्वायर, और सबको ऐड करना है, मीन निकालना तो ऐड करेंगे i इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाई n, ये क्या हो जाता है, वेरिएंस को VAR से भी लिखते हैं या फिर सिग्मा
स्क्वायर से भी लिखते हैं, VAR से भी लिखते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर से भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मोस्टली अपने यूज नहीं करते हैं। यूज कौन सा फॉर्मूला करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो आप। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n XI स्क्वायर माइनस समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n 2 इंटू एक्स बार इंटू XI, मतलब इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस में समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा वो डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है, सबके डिवाइडेड बाई n लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस टर्म को मैंने सबसे पहले लिखा, समेसन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे क्या होगा ना, ये 2x बार मैंने बाहर निकाला, मतलब इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया, इस यहाँ पे मैंने 2x बार को बाहर निकाला, माइनस का 2x बार इंटू में क्या आएगा ना, इंटू में आएगा समेसन XI बार डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो x बार ऐसे ही रहने दो, एक सेकंड है ना, इसको मैंने ये टर्म पहले लिखना चाहिए था, एक सेकंड बस। यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं, ये i इक्वल टू 1 से लेके n तक XI का स्क्वायर बाई का n, माइनस में यहाँ पे 2x बार बाहर निकाला, और ये समेसन का XI बाई में n आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा ना, ये x बार का स्क्वायर कितनी बार आएगा बेटा, x बार का स्क्वायर कितनी बार होगा, n बार होगा, तो इनटू में n और डिवाइड में भी n है, तो ये n से n कैंसिल आउट आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर समेसन XI का स्क्वायर बाई n, यहाँ पे x बार का स्क्वायर, ये टर्म क्या बनेगा, ये टर्म भी x बार बनेगा, तो माइनस का 2x बार स्क्वायर प्लस का x बार स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन के आया, एटलीस्ट आपका फॉर्मूला ये बन के आया कि समेसन करना है सब टर्म का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई n, माइनस में 2 टाइम्स x बार स्क्वायर माइनस प्लस x बार, तो माइनस का x बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन के आया। मतलब आपको याद ऐसे रखना है, अगर ये डाटा है x1 x2 x3 xn डाटा है, तो वेरिएंस क्या लिखेंगे या फिर सिग्मा स्क्वायर क्या लिखेंगे, पहले सब टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स, माइनस जो भी इसका मीन है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, जो भी इसका मीन है, ये x बार क्या है, मीन है, उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। स्क्वायर के नीचे कुछ भी n1 कुछ भी नहीं लिखना बेटा, ये स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये चीज आपके पास आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपके पास वेरिएंस का अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ना, कि स्क्वायर रूट का वेरिएंस है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा लिखते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये स्क्वायर रूट का सिग्मा स्क्वायर, तो बाहर कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, लेकिन सिग्मा का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज है, वेरिएंस जो भी वेरिएंस आया है उसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन कैसे निकाला था, मीन डेविएशन अपॉन ए, जिसके रेस्पेक्ट में ले रही है, किसके रेस्पेक्ट में किया, मीन के रेस्पेक्ट में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से लिखा, अपॉन में एक्स बार। एक्चुअल में फॉर्मूला ये था, मीन डेविएशन अपॉन में ए था, यहाँ पे ए की जगह क्या क्वांटिटी यूज की, एक्स बार, तो यहाँ पे एक्स बार से डिवाइड कर दिया। ये चीज आप लोगों की क्लियर होना चाहिए, वेरिएंस निकालना आना चाहिए, और इस टाइप से है ये। नेक्स्ट, अगर मैं वेरिएंस की बात करूं या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के लिए बात करें, तो अगर कोई कांस्टेंट को ऐड करते हैं, कांस्टेंट को ऐड करने को बोलते हैं अपन चेंज ऑफ ओरिजिन, और मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं, शायद मैंने नहीं बताया होगा, ये बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें
तो स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले मैं वेरिएंस में बात कर लेता हूँ, जो वेरिएंस में होगा वो इसमें होगा। तो ये फॉर्मूला ये था बेटा, बेसिक फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, है ना। आपके पास ये डाटा है x1, x2, x3, xn डाटा है। आपने हर एक डाटा में कोई कांस्टेंट को ऐड कर दिया, मतलब आपने ये लिख दिया x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा, ये लिख दिया आपने। यहां पे अगर मैं फिर इसके लिए अगर मैं वेरिएंस निकालने की ट्राई करूं तो सिग्मा स्क्वायर या फिर वेरिएंस का ये फॉर्मूला लगाओ बेटा, जो बेसिक फॉर्मूला है, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, एक्स आई में हर एक टर्म में लैम्डा लैम्डा ऐड हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा एक्स आई प्लस लैम्डा माइनस, अगर आपने हर एक टर्म में लैम्डा ऐड कर दिया तो एक्स बार, मीन में मैंने क्या बताया था, मीन में तो अगर ऐड करोगे तो मीन में ऐड कर दो, ये होता है, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टर्म होता है। तो अगर ये माइनस लिखा है तो ये वाला इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये क्या बन के आएगा आपका समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये वेरिएंस न्यू के लिए बात करें तो सेम आता है। तो कहने का मतलब अगर कोई कांस्टेंट को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आ रहे हैं, वो कांस्टेंट ऐड करके पूछ लेते हैं, मीन में चेंज होगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। अगर अब मैं ये लिखूं ना, चेंज ऑफ ओरिजिन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां पे देखो हर एक टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तब आपका सिग्मा स्क्वायर न्यू या वेरिएंस न्यू, अगर आपने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है तो एक्चुअल में तो ये बन के आएगा ना, x1 लैम्डा, x2 लैम्डा, x3 लैम्डा, xn लैम्डा, तो सिग्मा स्क्वायर न्यू क्या बन जाएगा आपके पास, समेसन, इस बार xi कितना आ जाएगा, xi लैम्डा, यही बनेगा, माइनस का x बार क्या होगा, अगर लैम्डा, तभी वो पहले चीजें पढ़ा रखी है आपको, अपॉन में लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यहाँ लैम्डा कॉमन आ जाएगा, बाहर कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेसन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ये क्या बन के आता है, वेरिएंस। यानी वेरिएंस न्यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ओल्ड, मतलब पुराना जो वेरिएंस है उसको अगर आपने लैम्डा लैम्डा से किसी एक लैम्डा एक कांस्टेंट से आप सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, लैम्डा स्क्वायर इंटू वेरिएंस आएगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर बन के आपके पास आएगा, ठीक है। ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट वेरिएंस से। लेकिन अगर बात करूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो क्या होता है वो, वेरिएंस न्यू का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ओल्ड, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा का मोड बाहर आएगा, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज आएगा, जो भी कांस्टेंट है उसका मोड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं यहाँ पे न्यू लिखूं तो यहाँ पे ओल्ड, ये चीज, मतलब ओनली लैम्डा नहीं लिखेंगे क्योंकि लैम्डा स्क्वायर बाहर कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट से बाहर कैसे आता है, मोड लैम्डा, मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, नॉन नेगेटिव, ऐसे नहीं कि आप नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है बस। स्केल अगर चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल हो रहा है, तो उसी टाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो ये था बेटा आपका स्टैटिक्स चैप्टर, जो अपन ने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस सेशन को लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट।